एनडीए की सरकार वापसी कर रही है, इसमें कोई दोहमत नहीं। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो लोगों में एक बात ये निकलती है कि हाँ, नीतीश कुमार से नाराजगी हो सकती है, लेकिन लोग उन्हें हटाना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार को नीतीश कुमार नहीं, नीतीश बउआ कह के बुलाया जाता है। पहले सरकार में तो आ जाएं। तो रोजगार आप तब देंगे जब पहले आप स्किल देंगे, पहले आप एजुकेशन देंगे। आप ये समझ लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री को आके बिहार में जंगल राज का मुद्दा उठाना पड़ा, और वो जंगल राज का मुद्दा कोई नरेंद्र मोदी नहीं उठाया, अटल बिहारी वाजपेयी बतौर पूर्व प्रधानमंत्री आए थे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और अभी हम पटना में हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में दोनों चरण का मतदान हो चुका है और कल यानी 14 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। तो उसी को लेकर हम अभी पटना में हैं और हमारे साथ कुछ युवा पत्रकार हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो भी एग्जिट पोल अभी आ रहे हैं उसको लेकर और ये क्या सोचते हैं, क्योंकि ये बीते कई महीनों से इस पर काम कर रहे हैं, चाहे वो खबरों के लिए हो चाहे वो वीडियो के लिए हो। तो हमारे साथ सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूं तो प्रशांत तिवारी हैं और पारितोष जी हैं और निशान जी हैं। जितने भी एग्जिट पोल अभी हाल फिलहाल में आ रहे हैं, जो भी कंपनियां दावा कर रही हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप बीते कई महीनों से लगातार इस पर काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह की खबरें कर रहे हैं, हर एक विधानसभा से जुड़ी खबरें कर रहे हैं। देखिए, ये जो एग्जिट पोल है, पहले हम इसको देखते हैं कि इसका सैंपल साइज़ क्या है। बिहार में जो वोटर हैं करीब 7.5 करोड़ हैं, और जितने भी सर्वेज हैं उनका जो सैंपल साइज़ है वो 30,000 से 50,000 के बीच का ही है। लेकिन ये कंफर्म है कि जब कहते हैं ना चावल पक जाता है तो एक चावल निकाल के मसला जाता है कि चावल पका के नहीं, तो उसके आधार पे जो रिपोर्ट्स बनाई गई हैं, कहीं न कहीं ये एग्जिट पोल सही साबित हो रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। हाँ, कई जगह पे कांटे की टक्कर है, कई बड़ी जो हॉट सीटें हैं वहाँ मामला फंसा हुआ है, लेकिन एनडीए की सरकार वापसी कर रही है, इसमें कोई दोहमत नहीं। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो लोगों में एक बात ये निकलती है कि हाँ, नीतीश कुमार से नाराजगी हो सकती है, लेकिन लोग उन्हें हटाना नहीं चाहते हैं। ये एकदम कन्फर्म है। तो एग्जिट पोल सही दिशा में है, लेकिन पिछले 2-3 चुनाव से देखा गया कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर हरियाणा विधानसभा का चुनाव, फिर महाराष्ट्र का चुनाव आया, मीडिया उन्होंने थोड़ा सा टीआरपी के लिए इधर उधर किया डेटा, लेकिन फिर वो जो रिजल्ट था वही रिफ्लेक्ट हुआ। जो एग्जैक्ट डाटा था वो दिल्ली के चुनाव में दिखा, 2025 के जो फरवरी में आया। तो एग्जिट पोल जो वो कर रहे थे, इशारा दे रहे थे, वही हुआ, और बिहार में भी वही होने जा रहा है। कोई उसमें बहुत बदलाव हो जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता, या ये कह दें कि एकदम चेंज हो जाए। जैसे कि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में जो क्लोज कंटेस्ट दिखाया गया था कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन वो मामला जब खुला तो एक तरफा हो गया। मध्य प्रदेश में कहा गया कि शिवराज सिंह की विदाई हो रही है, इसलिए शायद कांग्रेस की सरकार जीतू पटवारी के लीडरशिप में आ जाएगी, लेकिन फिर जब ईवीएम खुला तो बीजेपी एक तरफा लीड करके लेके चली गई। तो बिहार में भी ये नहीं कह सकते कि बीजेपी एक तरफा जाएगा या एनडीए एक तरफा जाएगा, लेकिन हाँ, बीजेपी और एनडीए जो गठबंधन है वो 130 के पार ही होगा और 150 के अंदर होगा। पारितोष, आप लगातार कई महीनों से काम कर रहे हैं, किस तरह का अनुभव रहा? जी, तो हम लोग एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं। तो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता है। इसमें प्रसाद ने बताया कि एक सैंपल साइज होता है, उसके बेस पे हम लोग करते हैं। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि जो लोग चुनाव वोट देकर निकलते हैं और कह रहे हैं उसमें, और जो करते रहते हैं उसमें कुछ अंतर होता है। तो आप बता दें कि इन्होंने बताया कि जैसे दिल्ली में या कहीं भी, लेकिन हरियाणा में सारे के सारे एग्जिट पोल ध्वस्त हो गए थे। सबको लगा था कि बीजेपी हारेगी, सरकार रिपीट नहीं करेगी, लेकिन जो ऑन द ग्राउंड चल रहा था वो कुछ अलग था, और वहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनका कुछ अलग लेवल पर उन्होंने मेहनत किया और सब कुछ पलट गया। तो और हम लोगों ने 3 जिला में कवर किया, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी। सब जगह एक ही चीज़ दिखा कि नीतीश कुमार और मोदी दोनों का ही नाम है, बाकी स्थानीय विधायक के नाम पर कोई कुछ क्रेज नहीं है। सिर्फ एक विधायक मुझे जो झंझारपुर के मिले थे, नीतीश मिश्रा, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है यहाँ पर, उनके काम को की एक तारीफ हो रही थी। बाकी आप कहिएगा कि नीतीश कुमार को जैसे इन्होंने कहा कि आप उनसे प्यार कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते, तो वहाँ भी नीतीश कुमार के काम को इग्नोर नहीं किया गया है। 15 से 20 में वो जो बिहार में बहुत सारा उलट पलट हुआ, उलट फेर हुआ, इस कारण से उनके इमेज में भी डेंट लगा और उनकी सीटें भी सीधा 71 से 43 हो गई थी। लेकिन 2020 से फिर 25 में इन्होंने इतना कुछ किया है बिहार के लिए, इसका सब जगह आपको, सब जगह खासकर महिला वर्ग में इसका एक तारीफ देखने को मिलेगा। और एक और चीज़, जो महिला का वोट इनको क्यों जाता है, उसमें एक है कि शराबबंदी पर आपने मर्द से सुना होगा कि ये शराबबंदी बेकार है, एक फ़ोन करूंगा आपके पास शराब आ जाएगा। लेकिन शराबबंदी का सबसे बड़ा जो लाभ ही मिला है कि बिहार में घरेलू हिंसा में कमी आई है।
पहले लोग शराब पी के आते थे, चौक चौराहे पे कहीं भी घर में जाके मारपीट करते थे, कोई सुनने वाला करने वाला नहीं होता था। लेकिन अब महिलाएं खुद 112 पे फ़ोन करके पुलिस बुला के अपने पति को अरेस्ट करवा देती है। एक अरेस्ट होती है, एक मर्द अरेस्ट होता है, पूरे गांव में मैसेज आता है कि अब पी के आऊँगा तो मेरी पत्नी भी अरेस्ट करवा देगी। तो महिलाओं का जो एक झुकाव है नीतीश कुमार की तरफ, नीतीश सरकार की तरफ, ये देखने को मिलता है। नीतीश कुमार को नीतीश कुमार नहीं, नीतीश बउआ कह के बुलाया जाता है। यहाँ पर 10,000 रुपया मिल रहा है, 400 से 1100 पेंशन गया है। इस सब का क्रेज देखने को मिला है ग्राउंड पे। जो एक और चीज़ है कि जीविका दीदी, इसको लेकर भी बहुत तरह की बातें हैं कि सरकार ने चुनाव से पहले ऐसे करके एक वोट खरीदने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा है नहीं। सारी सरकारें ऐसे करती, जो पक्ष में होता है। आप झारखंड से कहीं से भी उठा के देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था कि चुनाव से जस्ट पहले कुछ ऐसा लाया जाता है जिससे, तो जिसके हाथ में सत्ता रहता है वो अपना तो अच्छा, जैसे आपने शराबबंदी की बात की, तो मैं गया के मस्तपुर गांव में था। वहां पर कुछ महिलाओं से भी मिला था। उनका कहना है कि यहाँ पर पुरुष जो है रोज शराब पी के गली में हल्ला करते हैं, और वहीं लोगों से बात करने पे खुलेआम उनका कहना है कि आप कैमरा बंद करिए, हम यहीं शराब मंगा देंगे। तो शराबबंदी है नहीं। और दूसरा जो आप बोले कि महिलाओं पर अत्याचार, हिंसा कम हुए हैं, लेकिन इस तरह से वहाँ लोगों से बात करने पर लग नहीं। मैं बोला हूँ, मैं ये नहीं बोला हूँ कि खत्म हुआ है, मैं बोला हूँ कमी आई है। तो कमी आई और खत्म दोनों में अंतर है। पहले आप बिहार में, तो आप बिहार के हैं नहीं, आप यूपी के हैं। आप किसी चौक चौराहे पर किसी पीपल वाले, इन बात से लोग एग्री करेंगे, जहाँ पे चौराहा होता था पी के झगड़ा होता था, झंझट होता था, गोलियां चलती थी, लाठी चलती थी। लेकिन अभी सब चीज़ में कमी आई है। अब आप पी के सरेआम रोड पर नहीं चल सकते। चलेंगे तो अगर कोई वहाँ अवेयर आदमी होगा, फ़ोन करके आपको अरेस्ट करवा देगा। तो इस तरह से जो भी कमी आई है, महिला को दिखता है ना भाई, उन लोग का। हाँ हाँ, तो कोई भी चीज़ आप देखिए, बड़े स्तर पे कोई भी चीज़ आप जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसमें 60 से 70% भी ये काम हुआ तो सफल माना जाता है। 140 करोड़ के देश में आप सबके लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक 60 से 70% जो अभी हम आपके पास आएंगे, उससे पहले निशांत, आप युवा हैं। एग्जिट पोल पे आपसे मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, आप युवा पत्रकार हैं, और तेजस्वी यादव इस बार संकल्प पत्र में उन्होंने बड़ा एक वादा किया जो कि सबसे हाईलाइटेड था पूरे इलेक्शन में, कि हर घर वो सरकारी नौकरी देंगे। पहले सरकार में तो आ जाएं। सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ देखिए, तेजस्वी यादव ये दावा करते भी हैं कि जब हम सरकार में आए थे तब हमने नौकरियां दी थी। हाँ, उसमें उनका योगदान था, लेकिन वो अकेले का क्रेडिट बस तेजस्वी यादव का नहीं है, उसमें नीतीश कुमार का भी योगदान था। और ये कहा जाता है कि नहीं, तेजस्वी यादव जो हैं, तेजस्वी यादव ने ही नौकरी दी, तो नहीं, ये मतलब दोनों का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। और जहाँ तक रहा तेजस्वी का वादा का, तो ठीक है, उन्हें यदि बिहार की जनता चाहती है तो उन्हें मौका दे। और यदि वो रोजगार के लिए, देखिए बात ये हो जाती है ना बिहार की जनता के साथ, जैसे कि लोग कह दिए कि हाँ हम इतना रोजगार देंगे। ये सवाल नीतीश कुमार से भी होना चाहिए, तेजस्वी से भी होना चाहिए, और इवन बिहार और भारत की सारी पार्टियों से होना चाहिए। ठीक है, आप रोजगार देंगे तो उसका ब्लूप्रिंट क्या है आपके पास? कहाँ आप रोजगार देंगे? आप शिक्षा में रोजगार देंगे? बीपीएससी की आप बात कर रहे हैं, आप एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जा करके देख लीजिए बिहार का। गांव के स्कूलों में आपको, मैं शाहाबाद का, मैं बक्सर का रहने वाला हूं, और मैं गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, मैं घुमा हुआ हूं। स्कूलों की स्थिति बद से बदतर है। तो आप रोजगार, ठीक है, रोजगार एक मुद्दा है, लेकिन एजुकेशन जो है वो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। प्राइमरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, पूरे बिहार में पूरे बिहार में बस 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वो भी जो मोतिहारी का है वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और यह जो गया वाला है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो रोजगार आप तब देंगे जब पहले आप स्किल देंगे, पहले आप एजुकेशन देंगे। अभी एक नई पार्टी जो उभर के आई है वो कह रही है कि माइग्रेशन पे हम इतना काम करें। कौन सी पार्टी? प्रशांत किशोर उसके सूत्रधार हैं, जनसुराज पार्टी। तो भाई आप वादे कर दे रहे हैं, आप जनता को ये समझाए ब्लूप्रिंट। अब तेजस्वी ये बताना दे भाई, आप हर घर रोजगार देंगे, कैसे देंगे? फिर वहीं लैंड फॉर जॉब वाला मसला यदि कर देंगे तो उससे क्या होता है ना, एक धड़ा कटा रह जाता है। वो बस एक धड़े को ही फायदा पहुंचा पाते हैं। अच्छा, और ये देखिए, मैं एक बार, आपने जो सवाल पूछा वो बस लास्ट मेरा लाइन ये है कि ये चुनावी जुमले हैं, ये। रोजगार देंगे तो ब्लूप्रिंट दे दीजिए, कितने दिनों में रोजगार दे देंगे, किस किस सेक्टर में देंगे? अच्छा, आप जर्नलिस्ट हैं और आप इतने महीनों से लगातार काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह से किसी से ऐसे ब्लूप्रिंट मांगना मुझे लगता है उचित नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर हम बात करें कि जो भी उचित नहीं है, लेकिन वास्तविकता से दूर है ना। बिहार में कितना सरकारी नौकरी है? 20 लाख। बिहार में परिवार कितना है? 2 करोड़ 76 लाख। उससे परिवार में बोल रहा हूँ, हाँ, लोग नहीं, परिवार। हाँ। तो 2 करोड़ 56 लाख सरकारी नौकरी देना संभव है? बताइए।
अभी मतलब उनका जो वादा था उससे कहीं से रिलेट कर पाएंगे आप? सबसे बड़ी बात है ना कि जब तक देखिए बिहार एक ऐसा स्टेट है ना, वो लैंडलॉक स्टेट है, और लैंडलॉक स्टेट के साथ दिक्कत ये होती है ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जब तक नहीं करेंगे तो आपको सर्विस सेक्टर में काम करना होगा। प्राइमरी सेक्टर या टर्शियरी में, यदि आप टर्शियरी में भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं आप। मुकेश सहनी एक है महागठबंधन के साथी, तो उनसे पूछा गया कि आप रोजगार कैसे देंगे, तो उनका कहना था बिहार में अभी 1,56,00,000 लीटर दूध उत्पादन होता है, मैं इसको 4 लाख 5 लाख तक ले जाऊंगा और लोगों को दूध दूहने वाला रोजगार दूंगा। इस तरह का जवाब आता है महागठबंधन के नेताओं से। तो आप समझ रहे हैं जो कर कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क होने वाला है। आपका कहना यह है कि मौजूदा जो स्थिति है, जो सरकार है, वही बिहार को चलाने के लिए कैपेबल है? मैं कहने वाला कोई नहीं होता हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि जो सरकार है, जो जो पार्टियां होती है, जो बताती है कि मैं आने पर ये कर दूंगा। आप मुखिया का जब देखिएगा चुनाव होगा ना, तो एक पर एक पर्चा निकलते रहता है, हर घर में 1 करोड़ रुपया देंगे, हर घर में एक दारू बटाएंगे, हर घर में मोटरसाइकिल देंगे। कुछ इसी तरह का लग रहा है तेजस्वी यादव का जो संकल्प पत्र है, सेम कुछ वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने जब 17 महीने की सरकार में रहा, मेरे दोस्तों साथियों ने कहा, जैसे बताया कि वो क्रेडिट भले लेते हैं, और ये बात सच भी है कि एक सीएम के मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। वो ऊपर से वो जिस डिपार्टमेंट में नौकरी दी गई, यानी कि वो शिक्षा विभाग में दिया गया, वो मिनिस्ट्री भले ही जो थी वो आरजेडी के खाते में थी, लेकिन उसके जो एसीएस थे के पाठक, उनको कहा जाता है कि वो नीतीश के आदमी है, और नीतीश कुमार के पाठक को उन डिपार्टमेंट्स में भेजते हैं जहां उनको कंट्रोल करना होता है। जब 5 लाख नौकरियां दी, बिना कहीं से बिना लाग लपेट, बिल्कुल सही है कि हाँ तेजस्वी के प्रेशर में उन्होंने नौकरियां दी, तेजस्वी ने प्रेशर बनाया क्योंकि वो गठबंधन में थे, उन्होंने किया था। और इस बार जब जो भी सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें एक बात कॉमन निकल के है कि 49 to 55% जो यूथ हैं बिहार के, उन्होंने एक तरफा जो है आरजेडी को वोट किया, तेजस्वी को जाति बैरियर से ऊपर उठ के, कि नहीं तेजस्वी ने 5 महीने में 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरी दी है। बात सच है कि 2 करोड़ नौकरियां देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिहार छोड़िए पूरे देश में सरकारी नौकरियां 2 करोड़ के आसपास नहीं है, 1.5 करोड़ के आसपास है। तो एक मैं बता रहा हूँ, एक मिनट जैसे मैं पूरा कर लेता हूँ। लेकिन हाँ ये बात सच है कि तेजस्वी एक क्रेज यूथ में है। आरजेडी का जो एक पुराना जो वो कल्चर रहा है कि गुंडा राज या लठैतवाद या जंगल, जिसको कॉमन, ये चीज़ मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं फील्ड में था तो इस तरह की कई बातें आ रही थी, हर दूसरा आदमी जंगल राज की बात करता आ रहा था। तो ये जंगल राज को जरा, आप जर्नलिस्ट हैं, आप थोड़ा इसको विस्तार से समझाइए। देखिए, जंगल राज जो कॉन्सेप्ट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का दिया हुआ नहीं है। आपको याद होगा कि 90s के टाइम पे जब लालू यादव सत्ता में थे तो एक मर्डर केस हुआ था। उस केस की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि यहाँ पे कानून का शासन है, ऐसा लग रहा है कि जंगल राज है। उसके बाद जो उस टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन सुशील मोदी थे, उन्होंने इसको बना दिया एकदम मुद्दा कि बिहार में जंगल राज है। तब से वो जो स्लैंग है वो फेमस हो गया बिहार में जंगल, और लालू यादव के शासनकाल को जो है वो जंगल राज से कंपेयर कर दिया। लेकिन देखिए, जब आप फैक्ट देखते हैं तो आपको एक बात समझनी होगी कि लालू यादव जब तक बतौर सीएम रहे 1991 से लेकर 1997 तक, तब तक बिहार में फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल था। लेकिन जैसे ही वो चारा घोटाला में जेल में गए और उनकी जो पार्टी की और सरकार की कमान जो उनकी पत्नी राबड़ी देवी के हाथों में, उसके बाद उनके जो भाई आए साधु यादव, सुभाष यादव, उन्होंने जो आतंक मचाया वो उसको लोग आज भी याद करते हैं। अच्छा, जैसे सिवान में सुपर सीएम था वो, पैरेलल छोड़ दीजिए, वो सुपर सीएम था, वो जिसको चाहता था वही विधायक मंत्री बनता था। प्रशांत जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे ये जंगल राज की बात करें तो जंगल राज क्या है बेसिकली कि किसी का खुले में लूटपाट कर लेना, हत्या कर देना, मर्डर कर देना, जंगल राज ना। तो अभी मोकामा में बीते दिनों मोकामा में एक मर्डर होता है, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, जंगल राज को आप जैसे डिफाइन करते हैं मर्डर, तो बिहार के एक डीजीपी, पूर्व डीजीपी रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने कहा था कि कोई दुनिया में आके कह दे कि मर्डर नहीं होगा, मर्डर होगा। लेकिन जिस तरीके से लालू यादव मानते हैं ये जो मर्डर हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, बात पूरी होने दीजिए। लालू यादव के राज में क्या होता था कि मर्डर्स होते थे, किडनैपिंग होती थी, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी कि वो जाए और अपराधी को पकड़ ले। वो अपराधी सीएम हाउस में पार्टी करते थे, सीएम हाउस में मौजूद रहते थे। आरजेडी, चलिए एक आपको बहुत छोड़ देता हूँ, सारा सब कुछ छोड़ देता हूँ, अब वो भी मर चुके हैं और पूर्व सांसद रहे हैं। देखिए, इस देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि आप एक पढ़ा लिखा आदमी होता है, वो हार जाता है, लेकिन जितना बड़ा क्रिमिनल उतना बड़ा नेता। सिवान का साहबुद्दीन डॉन, उन्होंने चंदा बाबू के 3 लड़कों को तेजाब से जला दिया, ऑन द रिकॉर्ड, ये बात एकदम प्रूफ है। मीडिया हाउसेज जानती थी और उसके बाद बड़े पत्रकार, बड़े वकील, बड़े डॉक्टर सब लोग जानते थे, बड़े पुलिस अफसर जानते थे। एक IPS कुणाल किशोर थे, बहुत फेमस, पद्मश्री उनको पिछले साल ही मिला।
उस केस को वो जब सॉल्व करने गए तो उन्हें ऊपर से फ़ोन आया कि इस केस को बंद कर दो, वरना बड़े बड़े मछली बड़े बड़े नाज़िता फंस जाएंगे। सोचिए उस दौर में कि मर्डर करने के बाद भी अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो। लेकिन यहाँ पे जब मर्डर होता है तो जेडीयू के ही कैंडिडेट होने के बावजूद एसएसपी जाता है, उसको गिरफ्तार करके लाता है, वो जेल में चला गया है। तो जंगल का ये मतलब नहीं होता है कि मर्डर नहीं होंगे, लेकिन पहले कार्रवाई नहीं होती थी, अब कार्रवाई हो रही है। ये बात अच्छा, क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो जंगल राज में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, उसको आप रोक सकते हैं। अगर मेरी आपसे दुश्मनी है, मुझे किसी पुलिस प्रशासन को पता नहीं, मैं कहीं गोली ला के आपको मार दूंगा, पुलिस रोक पाएगी? नहीं रोक पाएगी। ये आप तो अनंत सिंह वाली बात। नहीं, अनंत सिंह मेरे से सीखे होंगे, ये भी हो सकता है। तो बात सुनिए। हाँ, तो लेकिन अगर मैं एक गैंग चला रहा हूँ, आपका एक वो सोना का बड़ा दुकान है, ठीक है। अगर मैं 1 महीने 2 महीने से आपके रेकी कर रहा हूँ, अपने लोगों को भेज रहा हूँ, क्या क्या है पूरा रिकॉर्डिंग करके भेजा रहा हूँ, ये चीज़ अगर पुलिस को पता ना चले तब इसको ऑर्गेनाइज क्राइम कहेंगे। तो दोनों में आप बेसिक अंतर समझिए। जंगल राज में ये होता था कि अगर आप किसी को गोली मार दिए, अगर आप सत्ता पक्ष से हैं, सत्ता पक्ष में समझ गए आप, तो आपका केस रजिस्टर नहीं होगा, कोई थानेदार आपके बारे में कुछ लिखेगा नहीं, आपके घर पे कोई आके आपको बुला के नहीं ले जाएगा। मतलब आप क्राइम करके पूरी तरह फ्री रहेंगे, समझे। और जंगल राज नहीं होने का क्या मतलब है? अभी जिस अनंत सिंह वाला बताया, रात में 2 बजे अनंत सिंह को उठाया गया। अनंत सिंह के पास आदमी की कमी है? नहीं है। पूरा उनका अपना मुकामा बाढ़ का जो टाल है, ये लोकतंत्र है ना। हाँ, तो उस समय नहीं था क्या? 47 के बाद ही लोकतंत्र है। तो बताइए ना आप, दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको कि जंगल राज क्या है, जंगल राज क्या नहीं है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे थे निशान? देखिए, बात ऐसी है ना, वेयर देयर इज सोसाइटी देयर विल बी क्राइम एंड पॉलिटिक्स। तो और उसका जो उसका तरीका है ना, वो बदलता रहता है, उसका जो टेम्परामेंट है वो बदलते रहता है। अभी भी क्राइम है, जो सर अभी बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो अभी भी बिहार में ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं। शराबबंदी की हम लोग शुरुआत में बात किए, शराबबंदी अभी नीतीश सरकार के दौर में इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि मैं आपको कहता हूं उस लोकेशन पर जाइए और आपको वहां दिख जाएगा कि अभी भी बिहार का क्राइम कितना ऑर्गेनाइज्ड है। लिकर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू हरियाणा इन बिहार। झारखंड तो बॉर्डर स्टेट है, यूपी है, तो सबसे बड़ा सप्लाई तो हरियाणा है। आप जाइए, बड़े बड़े पत्रकार इसमें कितने, तो मतलब उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो ये रहेगा। जहां तक रही जंगल राज की बात, तो ठीक है, उस टाइम भी ये एक्सेप्टेबल है कि उस टाइम आरजेडी की सरकार थी और उसमें तो अब ये अच्छा ठीक है, चलिए मैं अब चंपा विश्वास कांड है, इस बारे में भी हाँ, थोड़ा पढ़िएगा, समझ में आएगा कि चंपा विश्वास कांड क्या था। टाइम कम है तो मैं आखिरी में कुछ अहम मुद्दे हैं जो उस पर बात करता हूँ। एक सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का मुद्दा। तो जो भी आप प्रशांत जी जरा इधर आ जाइए। हाँ, आप फ्रेम में नहीं आ रहे हैं कैमरे। तो पलायन का जो मुद्दा है वो मतलब हर पार्टियां जो हैं अपने अपने तरीके से उसको उठाते आ रही हैं, लेकिन उसको लेकर कोई भी एक प्रॉपर काम नहीं हो रहा है उस पे। इस मामले ये जो मुद्दा है, इस पर आज तक कोई पार्टी दिल से काम ही नहीं की है। सब यही कहता है, ढकोसला वादा होता है कि हम आएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे, पलायन रुकेगा, बिहार में रोजगार होगा, बिहार में इंडस्ट्री लगेगा, बिहार में सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर जब होता है, इस मामले में काम करने को होता है, तो कोई कुछ नहीं कर, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू यादव हो, इस मामले में सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिहार के युवाओं के लिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। 5 लाख 7 लाख सरकारी नौकरी देके आप पूरे बिहार को बेरोजगारी से मुक्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिहार में स्किल के लिए कुछ करना पड़ेगा, वैसे एजुकेशन में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, ताकि यहाँ पर IIT, यहाँ पर फैक्ट्री सब लाना पड़ेगा, तब जाके बिहार के युवाओं का कुछ भला हो पाएगा। प्रशांत क्या कहेंगे? देखिए सौरभ, मैं 2 बातें पहले कहना चाहूँगा कि एक जो बात छूट गई थी जंगल राज की, आप ये समझ लीजिए कि जंगल राज के टाइम पे इतना बड़ा बिहार में क्राइम का माहौल था, डर का माहौल था कि जब बड़े पत्रकार बड़े पत्रकार मिलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अगर शाम को 6 बजे के बाद हम लोग खुद नहीं निकलते थे, कहीं घटना होगी हम लोग जाते थे, रिपोर्ट कर लेते थे, रख लेते थे, वो खबर अगले दिन छपती थी, हम डर के मारे 5 बजे 6 बजे के बाद नहीं जाते थे। आप ये समझ लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री को आके बिहार में जंगल राज का मुद्दा उठाना पड़ा, और वो जंगल राज का मुद्दा कोई नरेंद्र मोदी नहीं उठाया, अटल बिहारी वाजपेयी बतौर पूर्व प्रधानमंत्री आए थे। यहाँ पे पटना में ही एक 11 साल का लड़का कृष्णय का एक अपहरण हो गया, और वो लड़का कहाँ मिला? सीएम आवास में।
अपहरण हो जाता है, बड़े बिजनेसमैन का लड़का, उसका लिंक निकलता है सीएम आवास से, तो सोच रहे हैं कितने बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। देखिए वो तो खैर एक अलग चीज़ें है, जंगल है जिसको कि अब बीजेपी और एनडीए भुनाता है, और ये जो है यही जो तेजस्वी यादव जो है, जो सेकेंड जनरेशन लीडरशिप है आरजेडी की, उसको नुकसान करता है। लेकिन अब हम आते हैं मेन बात पे, जो कि आज बिहार की प्रॉब्लम है, समस्या है, बेरोजगारी, पलायन। इसकी 2-3 मेजर रीजन्स है। देखिए अगर आज बिहार में बेरोजगारी है तो इसके 3 बड़े रीजन है। पहला कि स्किल क्वालिटी नहीं है यहाँ पे, एजुकेशन क्वालिटी नहीं है यहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। आप देखिए 90s के टाइम से लेके अब तक, यानी करीब 35 साल का लंबा समय होता है ये। अगर कोई गवर्नमेंट अपने पे आ जाए तो 35 साल बहुत बड़ी चीज़, बहुत वक्त होता है, वो एजुकेशन स्टैंडर्ड सुधार सकती है। लेकिन बिहार में आप जाइए, आप क्लास 8 के बच्चे से पूछ लीजिए कि ABCD सुना दो या A to Z तुम स्पेलिंग बता दो, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। दूसरा कि यहाँ पे बिहार जो है ना वो कृषि प्रधान स्टेट है, यहाँ का जो मेन इकोनॉमी का रीढ़ है वो कृषि, और लेकिन यहाँ पे हरियाणा, पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बड़े मार्ज लेबर स्केल पे खेती नहीं होता। जो लोग हैं ना उनके पास छोटे छोटे खेत हैं, तो वो अपनी ज़मीन को ना अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, और जब इंडस्ट्रीज आती है तो उनको ज़मीन नहीं मिलता है। तो इन सारी वजहों से बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट है, और कोई भी नेता ये कह दे कि हम आके ये बदलाव कर देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा ठीक है, आखिरी में मैं कुछ एक डेटा बताना चाहूँगा और एग्जिट पोल जो है वो आप लोगों से लेना चाहूँगा बारी बारी से। तो उससे पहले मैं बता दूं कि मैट्रिज INS का जो है एनडीए को 147 से 167 है, और महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिल रही हैं। वहीं दूसरा पीपल्स प्लस का जो डेटा है वो है 133 से 159 एनडीए, और महागठबंधन को 75 से 101। तो इस पर आप लोग एक बारी मुझे बताइए कि आप लोग इतने महीनों से जो काम किए हैं, आपके आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए मेरे जो आंकड़े बताते हैं कि अगर इस बार जब कल, अब तो महज 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, जब आंकड़े खुलेंगे और बीजेपी और जेडीयू गठबंधन का 2010 के परफॉर्मेंस को दोहरा देता है तो चौंकने वाली बात नहीं होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आरजेडी 50 से 60 मैक्सिमम, और सहनी जो है अगर वो 0 पे भी आउट हो जाए तो बहुत चौंकने वाली बात नहीं होगी। कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में जाएगी। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जो इस बार पूरे चुनाव में एक कीवर्ड जो सबसे ज्यादा उभरा वो जनसुराज का था, क्या खाता खोल पाएंगे वो? 2-3 सीटों पे जो है वो फाइट में है, खाता खोल लेंगे तो वो नहीं हो जाएगी, जरा 0 पे मान के चलिए कि वो भी आउट होंगे। पारितोष जी, इस पे आप क्या कहेंगे? जी देखिए, इस बार जो एनडीए की जो मतलब हम लोग 3 जिला में घूमे हैं, बाकी खबर उबर लिख रहे हैं, उसमें पता चला है कि एनडीए मतलब इजीली 122 के आंकड़े को पार कर लेगी। क्या आंकड़ा होगा ये कहना मुश्किल है, क्या है कि हमारे पास ना सैंपल है ना कुछ साइज है, तो बस ऐसा मूड देख के जनता के बीच में जाके ऐसा पता चलता है कि सरकार के काम से खुश है। नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी नहीं है। नीतीश, कोई ऐसा नहीं चाह रहा है कि नीतीश कुमार को हम हटा के फेंक दे, तेजस्वी यादव को लाने के लिए कि लोग आतुर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इन्होंने ये कहा कि जनसुराज के जो 2-3 जीतेंगे वो जनसुराज के कारण नहीं जीतेंगे, उनका खुद का जनाधार होगा इसलिए जीतेंगे। जनसुराज का कोई भी बात मतलब जमीन पे हम लोग को मतलब ओवरऑल जो जनसुराज का इतना कैंपेन और जो पदयात्रा चली उसका इम्पैक्ट डाउन पे 0 है। सबसे बड़ा बात ये हुआ ना कि आप दूल्हा हैं, आप दूल्हा लेके मतलब बारात लेके चले गए, जब मांग में सिंदूर और बरमाला डालने के बाद हुए तो आप घर चले गए, तो वही की है प्रशांत किशोर, खुद ही चुनाव से हर लग हट गए हैं, तो क्या क्रेज रहेगा बताइए। जी निशान जी बताइए। बस इतना ही कहना है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये तय है। क्योंकि मैं इधर घूम रहा था और अपने इलाके में भी देखा, लोगों से बातचीत किया, तो देखिए 25 से 30 फिर से नीतीश, ये आप कह रहे हैं या फिर जनता के अकॉर्डिंग कह रहे हैं? नहीं, मैं कहाँ से कहूँगा, जो जनता कह रही है वो मैं कह रहा हूँ। 25 से 30 फिर से नीतीश होंगे। नीतीश ने देखिए गड्ढे में था बिहार, लालू यादव ने बिहार को गड्ढे में दिया था, नो डाउट। ठीक है, बहुत सारे चीज़ों में काम नहीं किए, लॉ एंड ऑर्डर सुधारा, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पटना का बढ़िया हुआ है। अभी आप यहाँ से रोड पे बाहर निकलेंगे रात में 10, 11, 12 बजे तो इजीली स्टेशन आप पहुँच सकते हैं। और भी उनसे बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे हैं। लेकिन ठीक है, कम शब्दों में कहे तो सीएम नीतीश ने बिहार को रहने लायक बनाया है। ठीक है जी, ठीक है। तो ये हमारे साथ कुछ युवा पत्रकार थे जो काफ़ी समय से इस पे काम कर रहे हैं और लगातार खबरों में बने रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, इनसे बात करने पर ये पता चलता है कि एक बार फिर से बिहार में जो है एनडीए की सरकार बनने वाली है, लेकिन ये तो अभी 24 घंटे का वक्त है। कल शाम तक पता चल जाएगा कि आखिर बिहार किसका होगा। मैं सौरभ और कैमरे के पीछे अरुण है, और आप देखते रहिए JHS न्यूज़।